नमस्कार, चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हैं और मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लंबे समय के अंतराल के बाद, करीब 34 ईयर्स के बाद और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद हमें ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है और इसको नए कलेवर में किस तरह से इसका नया स्वरूप है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर प्रशांत गौरव हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज 46 चंडीगढ़। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीष शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, आपका स्वागत है। डॉक्टर भारत विश्वविद्यालय विधि शिक्षण संस्थान, सभी दर्शकों पंजाब को विश्वविद्यालय, मेरा प्रणाम। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सभी को मालूम है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे बीच में मौजूद है और 3 वर्षों से करीब हम इंतज़ार कर रहे थे इसको इम्प्लीमेंट करने का और पूरे राष्ट्र में एक बहुत सकारात्मक बहस चली हुई है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कितना ये नए कलेवर में अपने आप में अपने स्वरूप में है और किस तरह से इसका नया स्वरूप है जो हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तो डॉक्टर प्रशांत गौरव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइए थोड़ा सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि इसको नई शिक्षा नीति न कहकर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए सर इसके बारे में। वास्तव में एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वास्तव में अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो इस बैकग्राउंड में सबसे पहले था 1968 में, 1968 में जी, सबसे पहला नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। दूसरा शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के समय में इसको लागू किया गया था। बाद में चल करके समय बदलता गया और कहा जाता है कि समय काफी बलवान होता है। अपने समय बदलने के साथ साथ कई चीजें नई आ गई और लोगों को देखने का जो दृष्टिकोण था वो बदलने लगा। अब उसमें शिक्षा को बदलना बहुत जरूरी था, जो भारतीय संस्कृति और स्किल के साथ जुड़ा हुआ हो। भारतीय संस्कृति और स्किल के साथ जुड़ा रहने के कारण एक नई परिप्रेक्ष्य सामने आता है। इसको ध्यान में रखा गया और इस पर बार बार विचार किया गया जी। तो बार बार विचार करने के बाद लगा कि हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस पूरे शिक्षा नीति में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करना इतना आसान नहीं था। 2020 में सबसे पहले इसी चीज पर ध्यान दिया गया और 2020 में इसमें नई चीजों को जोड़ते हुए, समय के साथ जोड़ते हुए, नई परिप्रेक्ष्य, कंप्यूटर और इन सारे चीज, टेक्निकल चीजों को, जो आज मोबाइल और बहुत सी चीजें हैं, उन सारी चीजों को जोड़ करके एक नई नीति बनाई गई जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा गया। जी डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा। एक बार डॉक्टर मनीष शर्मा से हम जानना चाहेंगे कि कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी बहुत समय से कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वो है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे, समग्र विकास करे और उसको एक तरह से विमुक्त करे। तो किस तरह के बदलाव देखे गए हैं जो इतने वर्षों के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे बीच में मौजूद है? तो पूरे समग्र विकास के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए, और चाहे उनका किसी तरह से भी हम देखा जाए प्लेसमेंट की बात करें, तो इस तरह से कैसे एक नए कलेवर में कहाँ तक कारगर साबित हो रही है? आपने बिल्कुल सही ये प्रश्न उठाया यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा क्योंकि गांधी अध्ययन विभाग से हूँ, तो थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि 1937 में जब गांधी ने नई जो शिक्षा नीति की जो बात की थी, नई तालीम जब लिखी थी, तो उन्होंने यही बात की थी कि हमें हर किसी का विकास करना है, सबका विकास सबका साथ। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सबको उस शिक्षा से जो महरूम जो लोग रह गए हैं, तो ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी यही बात कही गई है कि हमें सबको शिक्षा का जो माध्यम है सबके पास पहुंचना चाहिए, तभी वो जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा निश्चित रूप। और दूसरा, गांधी ने जो बात कही थी कि हमारे जो 3 H हैं, हैंड, हेड और हार्ट, वो कहीं ना कहीं आज के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि वो इकट्ठे इसमें लेके गए हैं। और साथ के साथ इन हाथों को जब तक काम नहीं मिलेगा
तो क्योंकि इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहीं ना कहीं एक जो सर ने भी बात की या और दूसरी बात जो निकल कर आएगी कि जो ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो यही थी कि आपको सिर्फ एक इंग्लिश वाइट कॉलर जेंटलमैन बनाना है, कि आपने सिर्फ एक क्लर्क का काम करना और कुछ नहीं। आपकी शिक्षा नीति से आपका देश खत्म हो सकता है। तो शायद यही एक वो थी जिसकी वजह से गांधी ने इन चीज़ों के ऊपर बात की, और एक बात की कि हमारे देश में अगर हमें एकजुट होना है तो उसमें एक शिक्षा एक ऐसे बहुत बड़ा माध्यम है, और एक उसमें एक लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें कि लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो शायद ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अपने आप में एक अच्छा एक हमारे को एग्जाम्पल सेट कर सकती है, और जो लोग महरूम रह गए इस शिक्षा से तो शायद उन बच्चों का भी कुछ विकास हो सके। डॉक्टर मनीष, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। उससे पहले हम पूछते हैं डॉक्टर भारत, आप विश्वविद्यालय विधि शिक्षण संस्थान से आते हैं, तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से हम नए बदलाव, नए कलेवर में देखते हैं नई शिक्षा नीति को। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति का निर्माण करना। जी, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि जब हम शिक्षा को व्यक्ति से जोड़ते हैं तो व्यक्ति के निर्माण के साथ परिवार का निर्माण होता है, जी, परिवार के निर्माण के साथ समाज का निर्माण होता है, और समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, और सभी राष्ट्रों के निर्माण के माध्यम से ही पूरे विश्व का निर्माण होगा, और तभी हम मानवता की जयकार घोष कर सकेंगे। दुख की बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा, और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, जिसको कि लोग लॉर्ड मैकॉले के रूप में जानते हैं, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में घूमा हूँ, मुझे एक भी भिखारी भारत में देखने को नहीं मिला जी, मुझे भारत में एक भी चोर देखने को नहीं मिला जी। भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, भारत का जो संस्कार है, भारत का जो समाज है, उसका जो अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, जब तक कि हम उस नैतिकता के ऊपर चोट नहीं लगाएंगे तब तक हम भारत के ऊपर और भारतीयों के ऊपर राज नहीं कर सकते। और उसी संदर्भ में उसी का जवाब देते हुए भारत के ही संत ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में उद्बोधन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के माध्यम से जो संदेश दिया था वो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश था, जिससे अभिप्राय यह है कि शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो व्यक्ति के निर्माण का है, चरित्र के निर्माण का है, मानवता की बात का है। कहीं ना कहीं हमने ये देखा, जब हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या हम आने वाले 15 अगस्त 2047 के लिए तैयार हैं? क्या हम भारत को पुनः से जगत गुरु, विश्व गुरु का दर्जा दिला सकते हैं? क्या हम भारत को विश्व पटल पर तृतीय शक्ति के रूप में पुनः उभार सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश को पुनः से आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो वह शिक्षा के बिना असंभव होगा। और उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विश्व पटल पर 2015 में लागू किए गए थे, उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल थे उसमें से जो चौथा गोल था वह बात करता था एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, वोकेशनल एजुकेशन की। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो घटनाएं विश्व पटल पर हो रही थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, मध्य नजर रखते हुए भारत को पुनः से सोने की चिड़िया कहलाई जाने वाला देश बनाने के लिए भारत की सरकार, भारत की जनता के लिए, भारत के विद्यार्थियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए इस शिक्षा नीति को हम सब के समक्ष लेकर आई है। डॉक्टर भारत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हमारे बीच में कुछ बाइट्स ली हुई हैं हमने विद्यार्थियों की। आपने युवाओं की बात की, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे विवेकानंद जी रहे हैं। तो इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारे युवाओं के क्या विचार हैं, विद्यार्थियों के क्या विचार हैं, वो हम जानते हैं। तो जे असी माँ बोली च ही अपनी रिसर्च करांगे, अपनी पढ़ाई करांगे, जे आपां MA BA MPhil PhD तक की पढ़ाई भी अपनी माँ बोली च करांगे तो ਉਹਦਾ लाभ सानू अगे आने वाले समय च मिलेगा तो साडे देश की तरक्की लिए लाभदायक होएगा। आप खुद को एक्सप्लोर करने का एक रास्ता दिखाता है, तो ये एक बहुत अच्छी शिक्षा नीति है और जीवन भर आपका पढ़ाई में साथ दे सकती है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
और जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो चीज़ें पहले हम साइंस के स्टूडेंट थे, आर्ट्स के स्टूडेंट थे या कॉमर्स के स्टूडेंट होते थे, उनके लिए अलग अलग स्ट्रीम बना करते थे। लेकिन आज अगर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। पर इस बार सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर आपको बहुत सारी इस बार रियायतें दी गई हैं कि इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो कि इसमें आपकी 8th क्लास भी आपकी बोर्ड की होगी है, 5th क्लास भी होगी है और बहुत सारी चीज़ें आपका नया सिलेबस आएगा। और ये बात आपके हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छी है कि अब वो नए सिलेबस पढ़ेंगी और नए तरीके से लोगों को जानेंगी। जिस चीज़ के अंदर हमारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें नॉलेज दी जाएगी। जैसे कि अगर आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या पॉलिटिकल के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। आपने देखा कैसे हमारे युवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति कितने उजागर हैं, उनको सब मालूम है और काफ़ी लोकप्रिय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक तौर पे देखा जाए तो विद्यार्थियों के उनके फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली इसको बनाया गया है, कोशिश की गई है कि स्टूडेंट फ्रेंडली रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं तो आप अपनी इच्छा से, जैसे ड्रॉप आउट बच्चे होते थे तो वो भी फिर कहीं से एंट्री कर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया इस नीति में। इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारे यहाँ अगर 100% बच्चों ने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो जब सेकेंड ईयर में जाते थे तो ड्रॉप आउट 20% हो जाते थे, उसके बाद जाते थे फिर 20% हो जाते थे, खासकर लड़कियों की संख्या घट जाती थी। तो जो उन्होंने 1 साल की शिक्षा ग्रहण किया, जो उन्होंने 2 साल की शिक्षा ग्रहण किया, वो लगभग समाप्त हो जाता, जीरो हो जाता था। इस शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात हुई कि अगर वो पहला साल बच्चा पास कर गया तो पास करने के बाद उसे 7 साल तक का समय है, वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। 7 साल का वो चाहे तो अपना बिजनेस कर सकता है, घर की परिस्थिति खराब है, जो कुछ भी है उन सारी चीजों को वो संभाल सकता है और 7 साल के बाद फिर वो सेकंड ईयर कर सकता है। फिर उसके बाद मौका है कई सालों का। यानी कि कुल मिलाकर अगर वो फर्स्ट ईयर बच्चा पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री दी जाएगी, सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। अगर सेकंड ईयर करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर थर्ड ईयर भी कर लेता है तो उसे डिग्री दे दी जाएगी, और चौथे साल भी कर लेता है तो उसे ऑनर्स का या जिसको प्री एमए कहते हैं, प्री पीजी कहते हैं, उस प्री पीजी की उसको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो बच्चों में मैंने उत्साह देखा, उस उत्साह का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने किसी साल को बर्बाद होते नहीं देख सकता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अच्छी बात है। बच्चा चाहे कि हिस्ट्री का कोई बच्चा है और वो हिस्ट्री में, यानी कि कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स में बंधा हुआ है, साइंस का बच्चा साइंस में बंधा हुआ है, और कुल मिलाकर के आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स में बंधा हुआ है, तो ये सारे चीज अब खत्म हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा था कि 1 साल या 2 साल पढ़ाई करके ग्रेजुएशन की कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी, तो उस वजह से अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 साल के बाद भी अगर वो दोबारा से शुरू करना चाहे तो एंट्री हो सकती है उसकी। जी, डॉक्टर मनीष जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। हमारे जो विद्यार्थियों ने बात की उनका बड़ा सकारात्मक देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? उसका सबसे, जैसे सर ने भी बात बोली है कि पहले जो था वो टाइम पीरियड कम था उसमें कि 2 साल या 3 साल के अंदर ही आप वापस एडमिशन ले सकते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम पीरियड। अब वो 7 साल का हो गया। और दूसरा ये ना कि अगर आपने डिसकंटिन्यू भी करनी है, एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री है, सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, तो ये सबसे अच्छी एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि अगर आपको एक कॉलेज में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो दूसरे कॉलेज में भी आप जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं काम। बट उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वो ये है कि कॉलेजेस भी एक दूसरे के साथ मिलकर चले, तो ये शिक्षा नीति और भी सफल हो सकती है। क्योंकि कई बार टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है, दोनों का टाइम टेबल है वो अलग भी हो सकता है। तो अगर सभी जो कॉलेजेस हैं अगर वो मिलके अगर ये टाइम फ्रेम अगर तैयार कर लें तो एक दूसरे के कॉलेज में बच्चों को जाना भी आसान होगा। दूसरा, एक दूसरे की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी जो उनके पास सामान है, जो लेबोरेटरीज हैं, वो एक दूसरे के यूज कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आपके पास जो शिक्षा है आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, आप दूसरों तक भी इसमें देंगे। और एक सबसे बड़ी जो बात जो सर ने भी बात की और सर ने भी बात की है कि आपका एक जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं, वो एक जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। जो वैल्यू एडिड है या आपके जो और दूसरे जो वोकेशनल कोर्सेज का जो इसमें कंसेप्ट ओपन किया गया है, वो कहीं ना कहीं जो हम अपनी जो जड़ें हैं जिनको भूलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइव होंगी। बट उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है
कि जो कुछ लोगों के बीच में मिसकंसेप्शंस हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी साथ के साथ अगर क्लियर होते रहे, जैसे आज का आपके ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो शायद बच्चों में और भी इसका रुझान वो बढ़ता रहेगा। डॉक्टर भारत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑल फॉर लर्निंग एंड लर्निंग फॉर ऑल, ये बड़ा उभर कर आया है, ये कोट हमारे शिक्षा नीति में, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इतिहास को अगर हम खंगालते हैं, वेदों को हम देखते हैं, पुराणों को हम पढ़ते हैं, तो हमें एक वाक्य मिलता है, तमसो मा ज्योतिर्गम है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह कहती है कि आयु की कोई सीमा नहीं होगी, उम्र का कोई सीमा नहीं होगी, समय का कोई बंधन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम हर व्यक्ति को हर उम्र में हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से इस शिक्षा नीति में बताया गया है कि इसके अंदर एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तैयार किया गया है, जिसको हम बोलते हैं ABC। जिस प्रकार से भारत की सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम चलाई थी, मेरा खाता भाग्य विधाता, उसी प्रकार से जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ राशि, धनराशि जमा करते हैं और ज़रूरत के अनुसार उस राशि को बैंक से निकाल सकते हैं। तो जो ये ABC राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जिसका स्वरूप तैयार किया गया है, वो बात करती है कि हम क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करेंगे, क्रेडिट्स को ABC बैंक में जमा करेंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत तरह से बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्तिगत कारण से, पारिवारिक मजबूरियों की वजह से, स्वास्थ्य संबंधी हालतों की वजह से अगर निर्धारित समय में उस शिक्षा को पूरा नहीं कर सकता तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा, डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा, डिग्री को कोर्स हो जाएगा, एडवांस्ड रिसर्च डिग्री की उसको सहूलियत प्रदान की जाएगी। तो इसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी है उस तक शिक्षा पहुंचे, चाहे वो गरीब तबके से आता है, चाहे वो ट्राइबल इलाके से आता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो फीमेल है। क्योंकि अगर हम 2018 के आंकड़ों को देखते हैं। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में, माफ़ी चाहूँगा। हमारे बीच में कुछ बाइट्स हैं, हमारे हमसे बात की हैं कुछ शिक्षाविदों ने और बहुत अच्छे विचार रखे हैं उन्होंने। एक बार देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इसमें जो मेन फोकस है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जब हम बात करते हैं कॉलेज में आने की, तो एक बड़ी इसमें जो चीज़ हुई है जो ख़ास है वो यह है कि पहले बच्चा जो मार्क्स के हिसाब से एडमिशन लेता था कॉलेज में, तो कई बार उसको एडमिशन नहीं मिलता था, उसके मार्क्स कम थे। तो अब क्या हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि अगर बच्चा का एडमिशन उसके मार्क्स के हिसाब से नहीं होता तो वो कैट के थ्रू एग्ज़ाम देगा और उसके कैट के मार्क्स और उसकी 12वीं कक्षा के मार्क्स जोड़ के उसको कॉलेज में ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾइन ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ वो भी इस पॉलिसी के नाल शुरू होएगा। पहले एक टाइम आया था जब हम स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करते थे। अब क्या है, टू हैव द इम्बाइब ऑफ बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली, तो वी नीड टू हैव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक ABC भी बनाया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इससे कई बच्चे जो वंचित रह जाते थे शिक्षा से वो इसके अंदर एनरोल हो जाएंगे। एक ब्रांड बनेगा। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको किया जाएगा जो कि सभी साइंसेस को भी ह्यूमैनिटीज़ को भी कवर करे। आपने अभी देखा हमारे शिक्षाविदों ने किस तरह से अपने सकारात्मक परिणामों के बारे में बात की। सर, आपने देखा कि अभिभावकों में भी बड़ा रुझान है, एक तरह का परिणात्मक जितने भी प्रभावी ढंग से जो शिक्षा नीति हमारे बीच में है, तो अभिभावकों का भी बहुत अच्छा उन पर सुझाव दिए उन्होंने। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं जब हम, तो इस एंगल से नई शिक्षा नीति कितना इम्पैक्टफुल रहेगी? वास्तव में नई शिक्षा नीति के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये नई चीज़ों को तो सामने लाया, जो खामी पहले देखा गया उस खामी को खत्म करने की कोशिश की गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब रिसर्च के लेवल पर हम जाते हैं तो रिसर्च के लेवल पहले से कंटिन्यू चला आ रहा है जी। हमारे पास पीएचडी का जो ट्रेंड था, प्रोजेक्ट करने का, ये सारे जो ट्रेंड थे वो ट्रेंड अभी भी चलेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ों में कुछ समय पर ऐसा लगता था कि हम रिसर्च को लेकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या ऐसा लगता था कि हम रिसर्च के उस पीरियड को लंबा खींच रहे हैं, और उसमें एमफिल का डिग्री था, तो एमफिल के डिग्री को इसमें हटा दिया गया। जी। इसमें रिसर्च बेस्ड उन सारी चीजों को दिया गया। और एक बड़ी अच्छी बात हुई, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी को इस मामले में थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया। कॉलेजेस में जो एक्टिविटी होगी वो सोशल एक्टिविटी और सारी जो एक्टिविटीज है ये सारी एक्टिविटीज होगी। कई तरह के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे जो इनिशियल स्टेज पर मिलेंगे और उसको बच्चे ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पर इसमें रिसर्च को इतना परफेक्ट कर दिया गया कि वही बच्चा यूनिवर्सिटी में जा सकता है जो बच्चा प्री पीजी जो कॉलेजेस में कर ले, यानी कि जो इंटरेस्टेड है वही जाएगा। जी, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मल्टी डायमेंशनल इसको बनाया गया है शिक्षा नीति में, तो एक पंक्ति में आप बताएं प्लीज़। सर की बात को कंटिन्यू करते हुए एक कंपोनेंट जो रिसर्च का जैसे आपने बात की और उसकी मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ कि उसमें जो बच्चे जो रिसर्च जो एमफिल ख़त्म की है उसमें एक कंपोनेंट जो ऐड किया गया रिसर्च का कि बच्चों को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से पीएचडी में आना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिसर्च नहीं हो पाती है। तो इन्होंने इसमें एक चीज़ ऐड की है कि आपको रिसर्च का भी कंपोनेंट दिया गया है, आपको जो फील्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती थी उसको डिसर्टेशन के रूप में कन्वर्ट किया गया ताकि लोग पहले से ही रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो जान सके। और तीसरी जो चीज़ जो उन्होंने ऐड की है वो ये है कि आप एक चीज़ पे नहीं फोकस करेंगे, आप इंटर्नशिप में भी जाएंगे, आप साथ के साथ जो आपका जो सिविल वर्क है या आपका जो दूसरी जो एनएसएस है या एनसीसी है उन एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो बढ़ सके। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो एक जो पॉइंट जो आया जो गांधीयन फिलॉसफी में भी है वो है ह्यूमन सेंट्रिक। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल वाला जो है कि अगर आप चाहे साइंसेज में है, चाहे आप कॉमर्स में है, चाहे आप आर्ट्स में है, चाहे किसी और फील्ड में है, आपको एक कंपोनेंट जो ह्यूमन सेंट्रिक है वो आपको जरूर करना होगा। एक तो ये, और दूसरा ये है कि आप अपनी फील्ड में तो महारत हासिल करेंगे, आप जो माइनर जो डिसिप्लिन है उनको भी आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ताकि आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, क्योंकि सिर्फ आपने अपना एक काम तो अपना सीख लिया, बट उस काम को सीखने के अलावा आपके आसपास जो दायरा है उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो शायद एक ये भी बहुत अच्छी एक डायमेंशन जो इसमें उभर कर आएगी, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव नजर आ सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं हमारे टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स बार बार चल रहे हैं, उन पर भी आप उन देख सकते हैं हमारी जानकारी नई शिक्षा नीति के बारे में। और जब तक हम शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण नहीं प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से वे भारत के भविष्य का, समाज के भविष्य का निर्माण कर सकें, तब तक हम नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को नहीं छू सकते। भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय को समर्पित एक नई ट्रेनिंग स्कीम स्टार्ट की है। टीचर्स के लिए पूरे भारतवर्ष में उस प्रकार का एक मॉडल तैयार किया है जिसके लिए लगभग 493 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन भारत की सरकार ने किया है। और उस बजट एलोकेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे समाज के शिक्षक हैं वह अपनी भूमिका को सुचारू रूप से प्रदान कर सकें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रेम समान कोई तप नहीं, प्रेम समान कोई तप नहीं, कर्तव्य समान कोई पूजा नहीं, प्रेम समान कोई तप नहीं, कर्तव्य समान कोई पूजा नहीं, ज्ञान में दोनों समाये हैं, ज्ञान समान कोई दूजा नहीं। डॉक्टर भारत आपका और डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर भारत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद थे और चर्चा का विषय था नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप देख रहे थे चर्चा खास हमारी। और इस चर्चा को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी जा सकते हैं, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और हमें कमेंट्स में वहाँ बता सकते हैं आपके सुझाव, आपकी राय क्या हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।